हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हमने देखा था कि डिफ्रैक्शन की प्रोसेस के अंदर किस तरह एक पैटर्न ऑब्टेन हमको हुआ और उस पैटर्न के अंदर हमको किस तरह मैक्सिमाज और मिनिमाज मिले। हमने उस डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर ये देखा और उस डिफ्रैक्शन पैटर्न का मैं डायग्राम बनाऊँ, हमने उसके लिए कैलकुलेशन तो की थी। ठीक है, और हमने देखा था कि किन किन प्लेसेस पे मुझे मैक्सिमाज, मिनिमाज या सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। वहाँ एक अपने पास ये सोर्स होता था, सोर्स एस, और इस सोर्स एस से अपनी ये लाइट रेज निकलती थी। ठीक है, ये अपने एक लेंस के ऊपर आती थी। ठीक है ना, ये अपने एक लेंस पर इंसिडेंट होने के बाद सामने ये मेरी स्क्रीन थी जहाँ पर मुझे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता था। ठीक है, यहाँ मेरी एक स्लिट थी। ठीक है, सामने मुझे यहाँ बिल्कुल सामने सेंट्रल मैक्सिमा मिलता था। ठीक है, उसके बाद मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, उसके बाद मुझे मिलते थे सेकेंडरी मैक्सिमास, जिनकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या हो जाता है, रिड्यूस होता जाता है। तो कुछ इस तरह स्क्रीन में मुझे क्या मिलेगा, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। इसमें बीच में क्या होगी, ये सेंट्रल मैक्सिमा होगी। ठीक है, देन मिनिमास मुझे मिलेंगे। अच्छा, मिलते अल्टरनेट मैनर में ही हैं, विड्थ डिफरेंट होती है ना। उसके बाद ये सेकेंडरी मैक्सिमास, और फिर ऊपर क्या मिलेगा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसमें क्या है कि फर्स्ट जो मेरे को मिनिमा मिलती थी यहाँ और यहाँ, ऊपर और नीचे, उसके बीच में मुझे सेंट्रल मैक्सिमा मिलती है। तो मैं सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ भी फाइंड कर सकता हूँ। कैसे क्या फाइंड कर सकता हूँ, देखो क्या फाइंड कर रहा हूँ मैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कैसे फाइंड होगी। देखो अब मुझे क्या हो रहा है कि ये सेंट्रल मैक्सिमा जो मिल रही है वो सेंट्रल मैक्सिमा टू मिनिमास के बीच में मिल रही है ना। ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, ये स्लिट, ये इसका लेट, इसको इधर वाले पोर्शन को मैं रफ कर देता हूँ, अभी ज़रूरत नहीं मुझे इसकी। ठीक है, ये अपनी स्लिट थी, बिल्कुल स्लिट के सेंटर से सामने ये यहाँ मुझे मिल रही है। अच्छा, विड्थ में एंगुलर विड्थ फाइंड कर रहा हूँ ना, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखो क्या होगा कि ये ऊपर और ये नीचे मिनिमास मेरे को मिल रही हैं। दो मिनिमास के बीच में मुझे क्या मिल रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये ऊपर थीटा एंगल और नीचे थीटा एंगल। ठीक है, तो जो विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, एंगुलर विड्थ, वो क्या होगी, वो 2 थीटा होगी, है ना। थीटा ऊपर और थीटा नीचे। ठीक है, अब 2 थीटा मुझे फाइंड करना है, उसके लिए थीटा पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि भाई थीटा क्या है, ये तो पोजीशन है किसकी, फर्स्ट मिनिमा की। अब फर्स्ट मिनिमा के लिए n = 1 होता था। ठीक है, n लैम्बडा पोजीशन थी मेरी, मेरा जो a sin थीटा है दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए मिनिमा के लिए, n लैम्बडा, n इज़ 1, तो a sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू लैम्बडा थीटा टेंस टू 0 के लिए, मतलब वेरी स्मॉल के लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये होता था a थीटा इक्वल टू लैम्बडा, है ना। थीटा जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन a। ठीक है, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा वन साइड में। और ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो कि मेरा क्या हो गया लैम्बडा अपॉन
ए। ठीक है भाई, सो 2 थीटा दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2 लैम्बडा अपॉन ए। दिस इज द विड्थ ऑफ माई सेंट्रल मैक्सिमा। निकाल सकता हूँ इजीली। अच्छा, इसी तरह की विड्थ में इंटरफेरेंस में भी निकाल सकता हूँ क्या? वहाँ मैंने कैलकुलेट नहीं की थी, एक बार उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई अपना जो इंटरफेरेंस है, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न तो अपना है, ये अपन ने ख़त्म कर दिया। इंटरफेरेंस पैटर्न में भी जो अपन को फ्रिंजेस मिल रही थी उनकी भी तो कुछ ना कुछ एंगुलर विड्थ होगी ना। देखो क्या होगी, हाँ अपन ने कैलकुलेट नहीं की थी, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस, एंगुलर विड्थ फाइंड कर रहे हैं ना। देखो विड्थ बीटा तो फाइंड कर ली थी अपन ने, लीनियर विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ अपन ने फाइंड नहीं की थी। देखो क्या होगी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन YDAC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था कि भाई अपने ये डबल स्लिट था, है ना, इधर ऐसे और ये ऐसे डबल स्लिट था। ठीक है, सामने मेरी जो थी वो स्क्रीन थी, है ना, ऐसे थी सामने मेरी स्क्रीन। ठीक है, सामने मेरे को ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी। ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंज मुझे मिल रही थी। ठीक है, मिल रही थी मुझे ब्राइट फ्रिंज। ठीक, अब इस ब्राइट फ्रिंज के ऊपर मुझे क्या मिल रही थी, डार्क फ्रिंज मिल रही थी, है ना। बीच में मुझे ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी, ऊपर मुझे क्या मिल रही थी, डार्क फ्रिंज मिल रही थी। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई ये बीटा मेरी लीनियर विड्थ थी, मुझे इसकी एंगुलर विड्थ फाइंड करनी है। ये मेरा डी जो था वो डिस्टेंस था किस का, स्लिट का और ये स्क्रीन का। ठीक है, ये स्लिट और स्क्रीन का मेरा डिस्टेंस था और ये मेरी विड्थ थी, ये लीनियर विड्थ, और मुझे एंगुलर विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, एंगुलर विड्थ क्या हो गई, ये थीटा। अभी मुझे एंगुलर विड्थ फाइंड करनी है, दिस एंगुलर विड्थ। तो देखो क्या हो गया कि भाई एक यहाँ ट्राइंगल बन गया, टेन थीटा फाइंड कर सकता हूँ। इसके लिए क्या हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर बीटा अपॉन बेस, ये रहा नीचे डी। ठीक है, थीटा टेंस टू 0, वेरी स्मॉल अगर है, वो तो होता ही है, फ्रिंज विड्थ बहुत स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल होती है। तो टेन थीटा क्या होता है, थीटा वेरी स्मॉल के लिए थीटा ही होता है। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा अपॉन डी। ये मेरी क्या हो जाएगी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाएगी इंटरफेरेंस के अंदर। अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, बीटा इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी पढ़ा था। दैट मीन्स बीटा अपॉन डी इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, और बीटा अपॉन डी इज थीटा। तो थीटा जो है ना एंगुलर फ्रिंज विड्थ, उसको बीटा अपॉन डी या फिर लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, इंटरफेरेंस के अंदर फ्रिंज विड्थ हो जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो इंटरफेरेंस के अंदर मैंने देखा था कि मान लो मैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह वाइट लाइट यूज़ कर लूँ, वाइट लाइट का सोर्स यूज़ कर लूँ, तो मेरे इंटरफेरेंस पैटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखा था अपन ने, है ना, डिस्कस किया था। ऐसे ही मान लो डिफ्रैक्शन पैटर्न भी मैं ले रहा हूँ और वहाँ मैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह वाइट लाइट सोर्स यूज़ कर लूँ, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी तो चेंज आएगा ना। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी वही सेम चेंज आएंगे जो इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर आए थे। कैसे, देखो, एक तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की, तो वहाँ तो क्या है, पाथ डिफरेंस 0 के साथ में अपनी लाइट जा रही है ना, एक साथ पहुँच रही है कंप्लीट। तो सेंट्रल मैक्सिमा तो अपने शाम अपन को वाइट ही मिलेगी, सारी लाइट, सारे 7 कंपोनेंट एक साथ पहुँचेंगे वाइट लाइट के। ठीक है, तो भाई मैं वाइट लाइट की बात कर रहा हूँ कि सोर्स मैंने वाइट लाइट का यूज़ कर लिया है ना, तो ऑल 7 कंपोनेंट्स विल रीच टुगेदर। तो सेंट्रल मैक्सिमा तो मेरे को वाइट ब्राइट ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो सेकेंडरी मैक्सिमास हैं उनकी जो पोजीशन है वो किस पे डिपेंड कर रही थी, लैम्बडा पे डिपेंड कर रही थी। पता है ना, अपन को निकाला था अपन ने। ठीक है, कि भाई अपनी जो पोजीशंस हैं मैक्सिमास की मिनिमास की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्बडा पे डिपेंड कर रही है। लैम्बडा पे डिपेंड कर रही है, हर एक कलर के लिए लैम्बडा डिफरेंट है, तो सेकेंडरी मैक्सिमास जो है वो मेरे को डिफरेंट कलर की मिलेंगी। ठीक है, डिफरेंट कलर्ड मैक्सिमास मेरे को वहाँ मिलेंगी। ठीक है, कैसे, कितने कलर की, 7 कलर की, 7 मैक्सिमास मेरे को डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट पोजीशंस में मिल जाएंगी।
तो बहुत सारी मैक्सिमास, मतलब 7 कलर की मैक्सिमास मेरे को वहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा देखो क्या होगी कि ये मैक्सिमास की जो विड्थ है ना, विड्थ भी किस पे डिपेंड करती है, लैम्बडा पे डिपेंड करती है। और एक की विड्थ डिफरेंट डिफरेंट होगी, लैम्बडा डिफरेंट, तो हर एक की विड्थ भी कैसी हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो 7 कलर की फ्रिंज वहाँ पे मेरे को मैक्सिमास मिलेंगी ही, लेकिन हर एक की जो विड्थ होगी वो भी कैसी होगी, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है भाई, हर एक का अलग अलग बैंड मेरे को मिलेगा, तो हर एक का बैंड मेरे को मिलेगा, तो 7 कलर विल बी इन 7 डिफरेंट, विल बी हैविंग द 7 डिफरेंट विड्थ। ठीक है, तो इस तरह अगर मैं वाइट लाइट यूज़ कर लूँ तो कुछ ऐसा पैटर्न मेरे को मिलेगा कि भाई बीच में ब्राइट वाइट फ्रिंज मिल जाएगी, और उसके ऊपर फ्रिंज नहीं बोलूँ, उसको मैक्सिमम बोल लूँ, है ना, सेंट्रल मैक्सिमम मिल जाएगी मेरे को वाइट, और उसके बाद मेरे को जो मैक्सिमाज अदर मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी, 7 कलर्स में और डिफरेंट डिफरेंट विड्थ की मिलेंगी। ठीक है भाई, तो ये मेरी बात हो गई किसकी, डिफ्रैक्शन की। तो अपना ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो वो अपन ने इस चैप्टर के अंदर ख़त्म कर दिए। अब कुछ एक टॉपिक और बचे हैं छोटे छोटे, उनको भी देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट को समझने से पहले अपन ये समझें कि भाई पोलराइजेशन होता क्या है, ठीक है, और पोलराइज लाइट क्या है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब देखो, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अपना मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से आया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है, अपन ने बताया था ना पहले, जब अपन प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे लाइट के, तो अपन ने बताया था कि भाई मैक्सवेल ने ईएम वेव का कॉन्सेप्ट दिया था। उसने क्या बताया था कि जो एनर्जीज़ हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होती हैं। लाइट भी एनर्जी है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होगी तो किस तरह होगी, मैक्सवेल ये बोलता है कि हर एक जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से, मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है हर एक एनर्जी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये साइन का फंक्शन होते हैं। साइन का फंक्शन होते हैं मतलब टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मिलके ये एनर्जीज जनरेट करती हैं। तो लाइट भी उसी से जनरेट होगी। ठीक है, मैक्सवेल ये कहता था कि भाई जो लाइट है उसके वो अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा, दोनों वाइब्रेट करेंगे, परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करेंगे, और जो अपनी एनर्जी प्रोपोगेट होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन में प्रोपोगेट होगी। कैसे होगी, देखो एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, कि ये एक अपना प्लेन हो गया, ठीक है, ये बोर्ड वाला प्लेन, देखो ये मेरे 2 एक्सिस तो मेरी यहाँ इधर हो गई, ठीक है, और ये मेरी 3rd एक्सिस, ये परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड 3 एक्सिस मैंने यहाँ बना दी। ठीक है भाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3D में होती है। ठीक है, तो 3 एक्सिस मैंने बना दी इधर। अब क्या होगा कि ये एक एक्सिस, तो ये हो गई वाई, एक ये जेड हो गई, तो इस एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इन दोनों से मिल के बना हुआ प्लेन है एक्स वाई प्लेन। इसमें तो लेट अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसका वेक्टर वाइब्रेट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ये हो गया। ठीक है, ये ऐसे वाइब्रेशन इसके हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस ये इस तरह इस प्लेन में। ठीक है, ये इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वही उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रहे हैं ई वेक्टर।
ठीक है। इसके साथ कंबाइन हुई है क्या, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस इसके परपेंडिकुलर प्लेन में। अब एक्स वाई प्लेन तो ऐसे है सामने, है ना, एक्स वाई प्लेन, और ये हो गया एक्स जेड प्लेन। ये कैसे हो गया भाई, एक्स वाई प्लेन तो ऐसे है, मेरा एक्स जेड प्लेन हो गया ऐसे सामने, ठीक है, ये ऐसे सामने हो गया, ठीक है, और इधर की साइड ये हो जाएगा मेरा वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लेन में तो मैंने ई वेक्टर के वाइब्रेशन शो कर दिए, ऐसे हो रहे हैं। इधर ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस इस प्लेन में, कौन से, एक्स जेड प्लेन में। इस प्लेन में, ठीक है भाई। ठीक है, इस तरह हो गए किसके, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस। ठीक है, बी वेक्टर किस प्लेन में, इस प्लेन में, एक्स जेड। तो ये दो प्लेन हो गए, और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो वेव अपनी ट्रेवल करती है ना, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, सामने एक्स डायरेक्शन में, सामने वाले प्लेन में क्या जाएगी, अपनी वेव जाएगी। तो देखो वेव कैसे जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती हुई सामने 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 ट्रैवल कर रही है, इधर से, है ना, ये ऐसे करके ऐसे जा रही है, अपनी वेव सामने जा रही है, ठीक है, सामने वाले प्लेन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये तीनों एक दूसरे की कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ये कौन बोला है, ये मैक्सवेल बोला कि भाई लाइट ऐसे जाती है, ठीक है, ये मैक्सवेल ने बोला कि भाई लाइट ऐसे जाती है। लाइट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है, और तीनों एक दूसरे की कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि मैक्सवेल ने ये भी कहा कि भाई जो लाइट एनर्जी है ना, इसका मेन जो कंपोनेंट है वो कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है ना, वो कौन रेस्पॉन्सिबल है, लाइट एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अभी लाइट निकली, ये तो मैं एक सिंगल वेव की बात कर रहा हूँ, लाइट की एक वेव निकली, एक एटम से निकल गई है, ठीक है। आपको पता है कि भाई ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट का जो इमिशन है, जो एलिमेंट्री रेडिएटर है, एलिमेंट्री रेडिएटर कौन है, वो तो एटम ही है, एटम ही तो निकालता ना लाइट को, याद है ना, डिस्कस किया था अपन ने पहले भी कि भाई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं एनर्जी लेके, पर वहाँ से जब वो हायर टू लोअर एनर्जी लेवल आते हैं 10⁻⁸ सेकंड तक वहाँ रुक के, तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ से लाइट इमिट करते हैं। तो एलिमेंट्री रेडिएटर कौन हो गया, सबसे छोटी यूनिट कौन हो गई लाइट निकालने वाली, एटम हो गई। तो हर एक एटम में से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल आ रहा है, तो इसी तरह की वो वेव वहाँ से निकाल रहा है, ठीक है। अब उसमें तो क्या था कि भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस उसमें था, प्लेन में था, एक एटम से निकली, किसी दूसरे एटम से लाइट निकली, मान लो वो इस प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस प्लेन में हो गया। अब कंपलसरी तो नहीं है कि हमेशा एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, हाँ ये कंपलसरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये परपेंडिकुलर होने चाहिए आपस में, लेकिन किस प्लेन में होंगे, ये तो किसी भी प्लेन में हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस प्लेन में भी हो सकता है, ये सामने प्लेन हो गया, इस प्लेन में भी हो सकता है ना, इस प्लेन में भी हो सकता है, ऐसे इस इधर कोई प्लेन है ऐसे करके इसमें हो सकता है, इधर ऐसे करके कोई प्लेन है उसमें हो सकता है। तो डिफरेंट प्लेन्स में हो सकते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट प्लेन्स में हो सकते हैं। तो वहाँ से जो लाइट निकलेगी किससे, सोर्स से, भाई एटम्स की कंबाइन होके, एलिमेंट्री रेडिएटर कौन है, एटम है, उनकी जब कंबाइंड होके टोटल लाइट वहाँ से निकलेगी, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कंपोनेंट, मतलब लाइट के जो वाइब्रेशंस है ना, वो एक किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ना होके बहुत सारी डायरेक्शंस में हो सकते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या लाइट के जो वाइब्रेशंस हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वाइब्रेट ना करके, एक स्पेसिफिक प्लेन में वाइब्रेट ना करके, जब बहुत सारे प्लेन्स में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो लाइट है कि जिसमें वाइब्रेशंस मोर देन वन प्लेन में है, मैनी प्लेन्स में हैं, तो इस तरह की लाइट को अपन बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले, अनपोलराइज्ड लाइट, है ना। तो अनपोलराइज्ड लाइट मतलब जो वाइब्रेशंस हैं किसके, लाइट के, वो मोर देन वन प्लेन के अंदर है, मैनी प्लेन्स के अंदर है। अब क्या करें कि भाई अनपोलराइज्ड लाइट तो आएगी, सोर्स से तो अपने पास अनपोलराइज्ड लाइट निकल के आएगी, जो भी नेचुरल सोर्स है लाइट का। अब क्या होगा कि मान लो कोई ऐसा मेथड हम लोग यूज़ करें कि उस लाइट, जो सामने से लाइट मेरे पास आ रही है, उस लाइट में से ओनली सिंगल प्लेन के अंदर वाइब्रेट करती हुई लाइट को तो अपन रखें और बाकी सबको उसमें से एलिमिनेट कर दें, निकाल दें, ठीक है। तो क्या करना है मेरे को कि बहुत सारे प्लेन्स में है लाइट, हर एक प्लेन को निकाल दिया, एक सिंगल प्लेन को, एक डिजायर्ड जो मेरे को चाहिए उस प्लेन में अपन ने लाइट को रख लिया, किसी अच्छी चीज़ में से पास करवा दिया, कोई ऐसा मेथड यूज़ कर लिया जिससे बाकी सब प्लेन निकल जाए, एलिमिनेट हो जाए और एक ही प्लेन बचे। तो एक प्लेन अगर बचेगा तो वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में हो जाएंगे, तो सिंगल प्लेन में जब वाइब्रेशन होंगे तो उसको अपन बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइज्ड लाइट क्या हो गई, ऐसी लाइट जिसके वाइब्रेशंस किसमें हो, सिंगल प्लेन में हो, उस लाइट को अपन क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। और पोलराइज्ड लाइट से अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस वो हो गई पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो अपन को क्या करना है, लाइट का पोलराइजेशन करना है, ठीक है। अगर मैं सिंबल की बात करूं, अनपोलराइज्ड लाइट, वाइब्रेशंस मोर देन वन प्लेन में, एक प्लेन में ये हो गए, इधर एक प्लेन में ये हो गए लाइट, ठीक है, एक प्लेन में ये हो गए, इधर एक प्लेन में ये हो गए, एक प्लेन में ये हो गए, मोर देन वन प्लेन के अंदर वाइब्रेशन हो गए, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। बहुत सारे प्लेन है इसके अंदर, ऐसे ही लाइट जा रही है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ऐसे हैं वाइब्रेशंस, ठीक है, ऐसे भी हैं। डॉटेड से मैंने किसको दिखाया है, प्लेन के परपेंडिकुलर, भाई डॉट मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन। वाइब्रेशंस ऐसे भी हो रहे हैं, ऐसे भी हो रहे हैं, लाइट सामने जा रही है, तो ये भी कैसी लाइट है, ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। पोलराइज्ड लाइट, भाई वाइब्रेशंस, ये लाइट जा रही है और सिंगल प्लेन में, इसी प्लेन में है, सामने ऐसे करके वाइब्रेट हो रहा है, इसी प्लेन में वाइब्रेशंस हैं अपने, ठीक है। या फिर ये देखो, ये ओनली इसी प्लेन में वाइब्रेशंस हैं, ठीक है। सामने से देखूंगा तो ये लाइट ऐसे जा रही है अंदर, ठीक है, और वाइब्रेशन अपने एक ही प्लेन में है, किसी में लाइट इस प्लेन में वाइब्रेशन है। तो ये जो लाइट्स हैं, ये लाइट्स हैं, ये पोलराइज्ड लाइट्स, ठीक है। और ये जो लाइट हैं अपनी, ये जो अपन ने यहाँ शो की हैं, दीज आर अनपोलराइज्ड लाइट्स, ठीक है भाई। अब अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में मुझे कन्वर्ट करना है। तो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, ठीक है। उनमें से एक तरीका है पोलेरॉइड्स का यूज़ करना। क्या होते हैं पोलेरॉइड्स, देखो, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए मेथड बहुत सारे हैं, उन्हीं में से एक मेथड है डाइक्रोइज्म। बात तो बाद में करेंगे डिटेल में डिस्कस कि भाई डाइक्रोइज्म कैसे वर्क करता है, होता क्या है। एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारे प्लेन लाइट के अंदर आ रहे हैं, है ना, और अनपोलराइज्ड लाइट मेरे पास है, सामने से आ रही है। अगर उसके पाथ में मैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दूं, लाइट सामने से आ रही है, उसके पाथ में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दूं जिसमें से पास होने के बाद अपनी जो लाइट है ना, वो अनपोलराइज्ड से पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो जो बीच में मैंने रखा ना पाथ में, जो भी मटेरियल मैंने रखा है ना, जो भी उसको कुछ भी बोल लो आप, है ना, मटेरियल बोल लो, जो भी डिवाइस मैंने रखा है ना, उसको अपन बोलेंगे क्या, पोलेरॉइड। तो पोलेरॉइड क्या है, पोलेरॉइड वो मटेरियल है जो क्या करता है, जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। पोलेरॉइड के बारे में अपन
पढ़ रहे हैं, ये क्या करता है, ये अनपोलराइज लाइट को कन्वर्ट करता है किसमें, पोलराइज लाइट में। ठीक है, जो प्रोसेस यूज करता है वो क्या है, डाइक्रोइज्म। डाइक्रोइज्म प्रोसेस पे ये वर्क करता है। डाइक्रोइज्म प्रोसेस में क्या होता है कि भाई ये अपना लेड पोलराइड है, ठीक है, ये लाइट आई इधर से अनपोलराइज्ड, एंटर कर रही है, दूसरी साइड से निकलेगी तो क्या होगा, ये एक स्पेसिफिक प्लेन की लाइट को ही अपने अंदर से पास होने देता है और बाकी प्लेन्स के जो वाइब्रेशंस है ना उनको एब्जॉर्व कर लेता है। ये क्या कर लेता है कि एक ही स्पेसिफिक प्लेन को तो पास होने देता है और बाकी सारे प्लेन्स को एब्जॉर्व कर लेता है। इस प्रोसेस को अपन डाइक्रोइज्म बोलते हैं। तो ये पोलराइड के अंदर होता है। ठीक है, बाकी सब प्लेन क्या कर लिए, एब्जॉर्व कर लिए, एक प्लेन ही आगे पास होने दिए किसी भी स्पेसिफिक प्लेन को। राइट, ये इस प्लेन को अलाउ करता है तो इसी प्लेन के वाइब्रेशंस आगे जाएंगे, बाकी सारे प्लेन्स के वाइब्रेशंस ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, ये डाइक्रोइज्म की प्रोसेस हो गई। अच्छा, ये पोलराइड जो है ना, नेचुरल पोलराइड्स अपन को मिलते हैं, है ना। ये क्या होते हैं एक्चुअली में, शीट, ये क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं। क्रिस्टलाइन मटेरियल में देखो, एक तो अपना टूरमेलाइन क्रिस्टल आता है, टूरमेलाइन क्रिस्टल है ना, ये इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल प्रॉपर्टी होती है लाइट को पोलराइज करने की। या फिर और कैसे बना सकते हैं अपन पोलराइड्स, पोलराइड्स बनाने के लिए अपन क्यूनाइन आयोडोसल्फेट, क्यूनाइन आयोडोसल्फेट होता है, इसके क्या करते हैं, इसके निडल शेप के क्रिस्टल लेते हैं इसके, है ना, और निडल शेप के क्रिस्टल लेके, वो निडल शेप के क्रिस्टल क्या करते हैं अपन, उनकी एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल रहे इस तरह अरेंज कर देते हैं। ये ऐसे मैंने क्रिस्टल ले लिए निडल शेप के, एक दूसरे के पैरेलल ऐसे अरेंज कर दिया। पैरेलल अरेंज करने के बाद दो शीट के बीच में, दो अपन प्लास्टिक की शीट ले ली और ऐसे शीट के बीच में इनको ऐसे प्रेस करके लगा दिया। तो इससे जो अरेंजमेंट डेवलप हुआ ना, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, पोलराइड बोल रहे हैं। तो क्या होगा कि ये क्रिस्टल के अंदर एबिलिटी है, ये जो बीच में क्यूनाइन आयोडोसल्फेट लगाया, इस क्रिस्टल के अंदर एबिलिटी गई है कि ये अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये प्लास्टिक शीट के बीच में मैंने लगा दिया, एक साइड की लाइट एंटर करेगी, ये क्या करेगा, डाइक्रोइज्म के बेसिस पे एक ही प्लेन को पास होने देगा, तो दूसरी साइड जो मेरे को लाइट मिलेगी वो कैसी होगी, वो पोलराइज लाइट होगी। ठीक है भाई, तो इस तरह भी अपन पोलराइड बना सकते हैं। यूजेस क्या हैं पोलराइड के, बहुत सारे यूजेस हैं। देखो, जैसे अपन व्हीकल के अंदर जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो उसकी जो विंडशील्ड होती है ना, आगे जो शीशा लगा हुआ होता है ना, तो आगे जो ग्लास लगा हुआ होता है गाड़ी के, तो वो क्या करता है, वो पोलराइड का बना होता है ना। अब जैसे सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, उसकी लाइट डेजलिंग ग्लेयर जनरेट कर रही है, तो आपकी आंखों में डायरेक्ट पड़ेगी तो आपको सामने रोड पे कुछ नहीं दिखेगा। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि उसकी लाइट के वाइब्रेशंस बहुत सारे प्लेन्स में हैं, हर एक प्लेन में आ रहे हैं, हर पॉसिबल प्लेन में आ रहे हैं, तो ग्लेयर जनरेट कर रहा है। अब ग्लेयर को रिमूव करना है तो एक ही प्लेन में वाइब्रेशंस होने चाहिए, तो वो विंडशील्ड क्या कर रही है, वो पोलराइड है, तो वो उसको पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर रही है। तो हमारी आइज़ तक आते आते वो लाइट पोलराइज हो गई, है ना, पोलराइज लाइट हो गई, तो अपनी आइज़ के अंदर एंटर करेगी तो अपन को वहाँ पे दिखता है साफ, है ना, सामने, रात में भी अंधेरे में भी। आइस एरियाज में जाते हैं, हिल एरियाज में जाते हैं, तो क्या होता है कि सन की लाइट आ रही है, आइस पे पड़ी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आई, तो बड़ा डेजलिंग लेयर जनरेट करती है। तो वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ जो लोग जाते हैं ना घूमने, वो ब्लैक कलर के ऐसे गूगल्स लगाते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी पोलराइड होता है। तो वो ग्लेयर है, तो ग्लेयर के अंदर क्या है, वही अनपोलराइज लाइट है, इसीलिए वो डेंजरस ग्लेयर जनरेट कर रहा है ना। तो वो डेजलिंग ग्लेयर जो जनरेट हो रहा है ना, वो ख़त्म करना है तो वही अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर दो, तो वो ग्लास वही करते हैं। ठीक है, फोटोग्राफी करनी हो क्लाउड्स की, है ना, स्काई की, तो क्लियर नहीं आते। आप कई बार देखते हैं, आपका पुराने मोबाइल में जो आपके कैमरे होते थे उनसे आप एक तो डायरेक्ट देख रहे हैं लाइट ऊपर क्लाउड्स को, तो कुछ और दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है एकदम HD। मोबाइल से खींच रहे हैं तो वो मज़ा नहीं आ रहा, क्यों, वो लाइट आ रही है ना जो कैमरे के अंदर आ रही है, वो कैसी है, वो पोलराइज लाइट है। ठीक है, तो हर एक प्लेन उसके अंदर एंटर कर रहा है लाइट का, तो क्लियर इमेज नहीं आ पा रही। तो क्या करते हैं कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, कैमरा के ऊपर फिल्टर लगाते हैं। तो फिल्टर लगा के जब क्लाउड्स की फ़ोटो खींचते हैं ना, क्लिक करते हैं, तो बड़ी क्लियर आती है। तो क्यों, क्योंकि वो पोलराइड पर उसने यूज़ किया, वहाँ पोलराइड यूज़ किया, तो क्या होगा, अनपोलराइज लाइट पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो गई, तो क्लियर फोटोग्राफ उसका आएगा। ठीक है, इसके अलावा भी क्या होता है कि मान लो जैसे 3D मूवीज़ देखनी है, तो 3D मूवीज़ देखने के लिए वो अपन पोलराइड वाला चश्मा यूज़ करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा क्या है कि भाई माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के जो लेंसेज हैं वहाँ भी पोलराइड लगाते हैं, जैसे लाइट एक ही सिंगल प्लेन में आए अपन को ऑब्जेक्ट क्लियर दिखे, ठीक है। बहुत सारी पुरानी अपन को पेंटिंग्स वगैरह मिलती हैं, उनका कलर कंट्रास्ट इंक्रीज करने के लिए पोलराइड यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे यूज़ हैं जहाँ अपन को पोलराइज लाइट चाहिए होती है तो अपन क्या यूज़ करते हैं, पोलराइड्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी और मेथड्स हैं जिनसे अपन लाइट को, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।